नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे संवेदनशीलता की। संवेदनशीलता के टूल के जरिए हिंदुस्तान में पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाने की साजिश की। सरकार चलाने की बात हो या बात हो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की, संवेदनशीलता एक ऐसा प्रशासनिक टूल है जिसका इस्तेमाल प्रशासन अपने राजनीतिक आकाओं के एजेंडे को आगे बढ़ाने या उसे प्रोटेक्ट करने के लिए करता है। दरअसल यह शब्द प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक सुरक्षा कवच भी है, लेकिन इस शब्द या इस टूल से नफरत तब होने लगती है जब इसका इस्तेमाल हर मौके पर हिंदुओं को कुचलने, उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने, उनके पूजा और त्योहारों को मनाने में व्यवधान डालने के लिए किया जाने लगता है। चुनाव का समय हो या हिंदू पर्व त्योहार मनाने का अवसर, बचपन से हम और आप यह शब्द सुनते आए हैं, यह वाक्य सुनते और पढ़ते आए हैं कि अमुक क्षेत्र संवेदनशील है और संवेदनशील होने के कारण उस क्षेत्र में सामान्य तौर पर ना तो त्योहार मनाया जा सकता है और ना ही खुशियां ही बांटी जा सकती है। इन इलाकों में या तो त्योहार मनाने पर प्रतिबंध होता है या कुछ पाबंदियों के साथ ही हम इसे मनाने की इजाजत होती है। आखिर क्यों हम इस संवेदनशीलता के कारण अपनी खुशियों में कटौती करें? क्या आपने कभी यह सोचा है या यह जानने की कोशिश की है कि यह संवेदनशील इलाके क्यों हैं? इसका निर्धारण या इसका सीमांकन कैसे किया जाता है? किस आधार पर प्रशासन इसे संवेदनशील घोषित करती है? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि देश के ज्यादातर संवेदनशील क्षेत्र मुस्लिम बहुल में हैं। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हिंदुओं का त्योहार मनाना तो दूर, सामान्य जीवन जीना भी दुभर है। इस बात को सरकार और प्रशासन भी जानती है और समझती है, बहुत अच्छे तरीके से समझती है, और इसी कारण उस क्षेत्र को संवेदनशील भी घोषित करती है, लेकिन उस क्षेत्र को सामान्य बनाने के लिए कुछ भी नहीं करती, क्योंकि संवेदनशील क्षेत्र की बहुसंख्यक आबादी राजनीतिक पार्टियों के वोट बैंक है और यही वजह है कि आबादी बढ़ने के साथ साथ देश में संवेदनशील क्षेत्रों की संख्या कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। कल तक जिस क्षेत्र में हिंदू सामान्य तौर पर अपना त्योहार मनाते थे और धार्मिक शोभा यात्रा निकालते थे, वह क्षेत्र भी संवेदनशील घोषित किया जाने लगा है। ममता बनर्जी जैसी नेता जब यह कहती हैं कि शोभा यात्रा पर हमला इसलिए हुआ क्योंकि वह मुस्लिम बहुल क्षेत्र से निकाली जा रही है, तो शर्म आती है। हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं या पाकिस्तान और बांग्लादेश में। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या हिंदुस्तान में बढ़ रही है पाकिस्तानों की संख्या? क्या संवेदनशील क्षेत्र हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने की साजिश का हिस्सा है? क्यों मुसलमान या मुस्लिम बहुल इलाके ही हमेशा होते हैं संवेदनशील? क्या हिंदुस्तान में जहां मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है वहां पाकिस्तान बसाया जा रहा है? करेंगे चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे हम आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद हम उन इलाकों की पहचान भी बताएंगे, कुछ ग्राफिक्स के जरिए इंफॉर्मेशन देंगे कि कैसे संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाता है, कौन कौन सी रिसेंटली वैसे प्लेस हैं जिनको संवेदनशील घोषित किया गया है, और उन संवेदनशील घोषित किए जाने के बाद हम वहां पर अपना पर्व त्योहार या अपनी शोभा यात्रा नहीं निकाल पाए। पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। खबरदार, सावधान। इस इलाके में 5 से ज्यादा लोगों के साथ सार्वजनिक त्योहार बनाना प्रतिबंधित है, क्योंकि ये संवेदनशील क्षेत्र है। इस इलाके में हिंदू शोभा यात्रा निकालना प्रतिबंधित है, क्योंकि ये अति संवेदनशील क्षेत्र है। लगभग हर हिंदू त्योहार पर देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे आदेश जारी किए जाते हैं। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर भी ऐसे आदेश जारी किए गए हैं। अगर बात करें तो अधिकांश संवेदनशील इलाकों में मुस्लिम बहुल क्षेत्र शामिल है। इन जगहों पर सांप्रदायिक तनाव का लंबा इतिहास रहा है। हाल ही में देश भर में रामनवमी की शोभा यात्राओं पर जिन जगहों पर भी हमले हुए, वो सभी इलाके मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे। ये भी कई बार सामने आ चुका है कि पत्थरबाजी और पेट्रोल बम फेंके जाने की घटनाएं पहले से ही सुनियोजित थी। छतों पर पत्थर और पेट्रोल बमों का इंतजाम पहले से ही कर लिया गया था। जो सामान्य क्षेत्र है वहां मुस्लिम पक्ष के जुलूस भड़काऊ गाने बजाने के बावजूद बिना किसी दिक्कत के आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि उन उकसाऊ और भड़काने वाले गानों को हिंदू धर्मनिरपेक्षता के नाम पर दशकों से किनारे रखते चले आ रहे हैं। लेकिन जो क्षेत्र अति संवेदनशील है, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है,
या तो वहाँ हिंदू शोभा यात्रा निकलती नहीं है, और अगर निकलती भी है तो उस पर पथराव होता है, पेट्रोल बम से हमले होते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भारत में धर्मनिरपेक्षता को निभाना केवल हिंदुओं के लिए ही बाध्य है? संविधान ने इस देश में हर नागरिक को किसी भी इलाके में जाने की स्वतंत्रता दी है, तो संवेदनशीलता के नाम पर कुछ इलाकों में हिंदुओं को त्योहार मनाने से कैसे रोका जा सकता है? आखिर भारत में संवेदनशील इलाके बनाए किसने हैं? इन इलाकों को सामान्य करने के बजाय ऐसे इलाकों का निर्माण करने वाले उन्मादियों को मिट्टी में मिलाने के बजाय इन इलाकों में हिंदू उत्सवों पर रोक लगाना क्या देश में अघोषित मिनी पाकिस्तानों का समर्थन करना नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। जी हाँ, तो देश में संवेदनशील क्षेत्र के नाम पर अघोषित पाकिस्तान को बसाने की तैयारी हो रही है, साजिश हो रही है, और दिन ब दिन इसकी संख्या जो है वो घटने की बजाय जो है वो बढ़ती जा रही है। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान आ गए हैं, जुड़ गए। उनसे आपका परिचय करा दूं। चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, कांग्रेस के तरफ से कांग्रेस प्रवक्ता है, कांग्रेस नेता है। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी हैं, एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। इसके अलावा महेश चंद्र द्विवेदी हैं, एक्स डीजीपी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि संवेदनशील क्षेत्र अगर किसी क्षेत्र को घोषित किया जाता है तो उसका आधार क्या होता है। और हाजी नाजिम खान भी हमारे साथ होंगे, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे। सभी मेहमान जुड़ गए हैं, सभी का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत में हाजी नाजिम खान से ही करना चाहूंगा, क्योंकि यह मामला ले दे करके वहीं पर आकर के अटकता है कि क्यों आखिर जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा होती है वो क्षेत्र जो है वो संवेदनशील घोषित कर दिया जाता है, अति संवेदनशील घोषित कर दिया जाता है। और वहां पर उन इलाकों में रहने वाले हिंदुओं का जीना जो है वो दुभर हो जाता है। वो वहां पर ना तो होली मना सकते हैं, ना दीपावली चैन से मना सकते हैं, ना अपनी शोभा यात्रा निकाल सकते हैं। कोई भी त्योहार जो है वो बेखौफ होकर के मना नहीं सकते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल इलाके में रहते हैं। ये जो इस तरीके का एक डर का माहौल होता है, और खासतौर पे उन इलाकों में जहां पर भारत में जो अपने आप को अल्पसंख्यक कहते हैं उनकी संख्या जहां पर ज्यादा है, उन क्षेत्रों में संवेदनशीलता जो है ज्यादा है। संवेदनशीलता इस अर्थ में है कि वहां पर हिंदुओं का गुजरना, त्योहार मनाना, रहना खतरे से खाली नहीं है। हाजिम साहब, ये डर क्यों? देखिए मुकेश जी, ये जो बात आपने कही है कि जहां बहुल मुस्लिम इलाके होते हैं वहां पर हिंदू भाइयों के लिए खतरा होता है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मुस्लिम भाई हिंदू भाइयों को अपने गले लगाते हैं और उनको वही प्रेम भाव की भावना देते हैं जो हिंदू बहुल इलाकों में होती है। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम इलाकों के अंदर जो एक शोभा यात्रा निकाली जाती है, जबकि ये पता है कि आप शोभा यात्रा बिल्कुल आराम से निकालिए, कोई नहीं रोकता, लेकिन मस्जिदों के आगे डीजे बजाना, खुलेआम शस्त्रों का लहराना, ये सब क्या है? ये देश के अंदर एक नफरत का माहौल पैदा करने की पूरी कोशिश करी जा रही है मुकेश जी। अब ये लगाइए बिहार के अंदर जिस तरीके से मस्जिद के अंदर घुसकर कुरान शरीफों को जलाया गया, ये सब क्या है? यानी कि मेरे भारत के अंदर जो भाईचारा था उसको खत्म करने की पूरी कोशिश करी गई है। और बात रही हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, वो पहले भी कायम था और इंशाअल्लाह हमेशा कयामत तक हिंदू मुस्लिम भाईचारा बिल्कुल कायम रहेगा। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व नहीं चाहते कि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रहे। मुकेश जी, हिंदू भाइयों को घबराने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम बहुल इलाके में मुस्लिम भाई बिल्कुल सपोर्ट करते हैं अपने हिंदू भाइयों के लिए, लेकिन जहां हिंदू भाई बहुल इलाके हैं वहां पर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, मुसलमानों को मारा जाता है। ऐसे कौन से इलाके? एक भी इलाका ऐसा बताइए, एक भी इलाका ऐसा बताइए जहां पर हिंदू जो है हिंदू बाहुल इलाका है और वहां पर मुसलमानों की संख्या 1 या 2 है और वहां पर उनको प्रताड़ित किया जाता है। एक भी बताइए। मैं तो अपने जिस मोहल्ले में रहता हूं, मैं जिस अपार्टमेंट में रहता हूं, वहां पर मुस्लिम है और अल्पसंख्यक है, कम संख्या है, फिर भी उनको वही इज्जत, वही सम्मान, वही सत्कार मिलता है। लेकिन ये चीज किसी मुस्लिम कॉलोनी में किसी हिंदुओं को नहीं मिलता। उनको खौफ के आगोश में जो है जीना पड़ता है, खौफ के साए में जीना पड़ता है। मुकेश जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अखलाक कांड जो हुआ वो कहां पे हुआ? बात को कहीं से कहीं आपने दो सवाल देखिए, उसमें इतनी बार चर्चा हो चुकी है कि उसमें मैं बार बार एक ही चीज को नहीं बताऊंगा।
दर्शक भी बोर हो गए हैं वो बात कर करके सुन के। आपने दो सवाल किया कि भाई हिंदू जब निकलते हैं शोभा यात्रा में हथियार लहराते हैं और मस्जिदों के सामने से निकलते हैं, आखिर मस्जिद जब भारत में है तो क्या जहां पर मस्जिद है वहां से शोभा यात्रा ना निकले? क्या ये बीच में आप भारत के भीतर में पाकिस्तान बनाएंगे, हिंदुस्तान के भीतर में पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाएंगे फिर से आप? अगर मस्जिद के सामने से और हथियार लहरानी हथियार लेकर के चलने की परंपरा है, क्या उस हथियार से किसी का गला काटा गया? क्या उस हथियार से किसी मुसलमान को अटैक किया गया? कोई भी कभी भी किया गया? जब तक अटैक नहीं हुआ तब तक इधर से भी कोई अटैक नहीं हुआ। ये नाजिब आपने सवाल किया, मैं जवाब आपको दे देता हूं। अब ये बताइए, ये खुलेआम शस्त्रों के लहराने की परमिशन कौन देता है इन लोगों को कि वहां भाई प्रशासन, ये प्रशासन का काम है ना, वो प्रशासन समझेगी। प्रशासन का काम है ये, प्रशासन ने इजाजत दी जो देती है उसी के हिसाब से ये निकलता है। तजिया जब निकलता है तो उसमें भी हथियार लिए जाते हैं, लेकिन उसको भी प्रशासन जो है वो इजाजत देती है। वो हमारे भारत की परंपरा है, वो हमारे भारत की परंपरा है और उस परंपरा के हिसाब से वो सारी चीजें चलती हैं। लेकिन ये जो संवेदनशीलता के नाम पर जो भारत में हिंदुओं को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उनके पर्व त्योहार, अभी जिस तरीके से बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में हुआ है वो क्या है? खुलेआम आकर के ममता बनर्जी कहती है कि मुस्लिम बहुल इलाके में से निकल रहा था इसीलिए हमला हुआ। क्या मुस्लिम बहुल इलाका होना भारत में पाकिस्तान बनाने का है? जहां पर मुस्लिम भाई रहेंगे क्या वहां से कोई शोभा यात्रा नहीं निकलेगी? वो भारत के अंदर में पाकिस्तान है क्या? ब्रिजमोहन जी देखिए मुकेश से, ठीक है नाजिम साहब, आएंगे एक बार मैं ब्रिजमोहन जी से यह करूं, क्योंकि यही स्थिति महाराष्ट्र में भी है, यही स्थिति बंगाल में भी है, यही स्थिति बिहार में भी है, यही स्थिति झारखंड में भी है, यही स्थिति आपको अगर जाएंगे तो आपको राजस्थान में भी है। ऑलमोस्ट सभी इलाके में इसी तरीके की स्थिति है। संवेदनशील इलाके के नाम पर जो है हिंदुओं का शोषण किया जा रहा है। एक प्रशासन के हाथ में एक ऐसा टूल है जिस टूल के आधार पे प्रशासन के जो लोग हैं वो अपने राजनीतिक आकाओं की इच्छा की पूर्ति करते हैं। ब्रिजमोहन जी। मुकेश जी देखिए, आपकी ये बात तो बिल्कुल सच है कि इस पूरे मामले में प्रशासन की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और चूंकि प्रशासन के पास इस प्रकार की जानकारी होती है कि कहां किस प्रकार की घटना घट सकती है और उसको नियंत्रित करने का अधिकार शासन ने उन लोगों को दे रखा है। मैं आपको इसका उदाहरण देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार के दौर में सारे कलेक्टरों को और एसपी को स्पेशली इस बात को, विशेष रूप से इस बात के लिए कहा गया था कि किसी भी प्रकार का कोई भी जाति वैमनस्यता के साथ अगर कोई भी आदमी सामने आता है, कुछ भी करता है, तो चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो बहुत कोशिशों के बाद भी, क्योंकि देखिए अराजक तत्व हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उन पर नियंत्रण करने के लिए हमारा पुलिस प्रशासन है, हमारा जिला प्रशासन है और उसके ऊपर करोड़ों रुपए हम अपने कर का, नागरिकों के कर का खर्च करते हैं। ये जिम्मेदारी उनकी होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बात की कोई जरूरत नहीं है कि हम किसी क्षेत्र को ये बताएं कि संवेदनशील है। मैं इस पे उदाहरण देना चाहता हूं भोपाल मध्य प्रदेश का। पिछली बार हनुमान प्रकटोत्सव के समय उनकी जो शोभा यात्रा निकलनी थी वो पूरे ऐसे क्षेत्र से निकली थी जिसको इसके पहले संवेदनशील कहा जाता था, लेकिन वहां से पुलिस प्रशासन ने और जिला प्रशासन ने वहां के स्थानीय नागरिकों के साथ संवाद स्थापित किया और लोगों ने उस पूरे दौर में वहां पर उनकी फूल मालाओं से स्वागत किया। एक कंकड़ किसी ने नहीं फेंका। ये कब हो पाया? जब प्रशासन ने वहां पर पूरी तौर से अपने आप को मुस्तैद किया। देखिए ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन मुझे इस माइंडसेट पे से प्रॉब्लम है। क्यों अगर मुस्लिम बहुल इलाके से अगर शोभा यात्रा निकलती है तो पुलिस प्रशासन को जाकर के मुस्लिमों को मनाना पड़ता है कि भाई निकलेगी यहां से, देखो हमारी तो नौकरी है, तुम पत्थर मत फेंकना इस पे। तो अपनी नौकरी बचाने के लिए उनके दिल में ये इच्छा नहीं है, वो दिल से नहीं चाहते कि यह ऐसा नहीं होना। कहते तो है गंगा जमुनी तहजीब, लेकिन करते नहीं है। आखिर क्यों प्रशासन को भी डर लगा रहता है कि यहां से निकलेगी तो भाई पत्थरबाजी हो सकती है, तभी तो प्रशासन जाकर के बात करती है। ये जो चीज है भारत के भीतर में, मुझे लगता है इसी माइंडसेट का जो है इलाज होना जरूरी है। जब तक ये माइंडसेट नहीं चेंज होगा तब तक चीजें नहीं बदलेगी। मैं चंद्रमोहन जी के पास जाऊंगा। चंद्रमोहन जी, क्या आपको लगता है कि ये जो शब्द है संवेदनशील क्षेत्र, अति संवेदनशील क्षेत्र जो है, ये प्रशासनिक टूल है जो प्रशासन के लोग जो है वो इसका बेजा इस्तेमाल करते हैं या मजबूरी में इस्तेमाल उनको करना पड़ता है क्योंकि उनके राजनीतिक आकाओं को उन्हें खुश करना होता है? चंद्रमोहन जी। ये नहीं तो बिखेर देगी।
और ये कहावत किस पे चितार्थ बैठती है, कहीं ना कहीं घूम फिर के आज की हमारी सरकार पे बैठती है कि उसके रहने के बाद जहां 2014 से आज 2024 के नजदीक पहुंच गए, 9 साल हो गए देश के अंदर, लेकिन जो देश का वातावरण जो पहले से आज में बिगड़ा है और 9 सालों में जस का तस खड़ा है, और 9 साल से तकरीबन ऊपर हो गया इनकी डिबेटें होती रही, इससे हिंदू मुसलमान बढ़ता चला गया, बढ़ रहा है, लेकिन सरकार के मुंह में दही जमी रहती है। सरकार इस पे क्वेश्चन नहीं करती, ना उसका आंसर देना चाहती है। क्यों प्रशासन की नाकामी को छुपाते हैं? अगर प्रशासन जाके जिले के कस्बे के किसी मौजी माध्यम से कहता है कि आपको अमन चैन बनाना है, तो क्या गलत है उसके अंदर? अगर प्रशासन ये कहता है तो बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन अगर सबको सम्मान और मान देकर सबकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखा जाए तो हिंदुस्तान का कोई भी वासी किसी भी धर्म को या किसी के धर्म को अहित नहीं कर पाएगा। लेकिन अहित तब होता है जब राजनीति के अंदर धर्म चरम सीमा पे आ जाए, और आज हम सब बैठे हैं, मेरे हिसाब से आज एक ऐसी स्टेज आ गई है जहां राजनीति के अंदर धर्म इतना परिपक्वता के साथ इस्तेमाल करा जा रहा है कि उसका तड़का अलग अलग तरह से लगाया जाता है। चंद्रमोहन जी, आपने कहा कि प्रशासन का बात करना कोई गलत नहीं है, ठीक है, गलत नहीं है, मैं भी मान लूं, लेकिन जब तजिया का जुलूस निकलता है तब तो किसी हिंदू समाज से बात नहीं किया जाता, लेकिन जब रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है तो बात करनी पड़ती है। मैं उसकी बात कर रहा हूं, इजाजत लेनी होती है उससे। अरे हम क्यों लेंगे इजाजत भाई उससे? क्या ये भारत क्या उसी का, ये हिंदुस्तान उसी का है क्या? हम क्यों लेंगे इजाजत उससे जो कि भाई हमारी शोभा यात्रा निकलेगी, पत्थर मत मारना? क्या प्रशासन इसी के लिए बैठा हुआ है? गजब बात करते हैं आप। अरे आप निकलते हैं, जब तजिया निकालते हैं तो हमसे तो आज तक नहीं पूछा गया। हमारे इलाके में जब तजिया का जुलूस निकलता है तो हमसे आज तक किसी पुलिस प्रशासन ने नहीं पूछा कि मुकेश जी यहां से निकलवा दें क्या, क्योंकि उनको पता है कि यहां कुछ नहीं होगा, यहां शांति से निकल जाएगी। लेकिन जब शोभा यात्रा निकलेगी उनके मस्जिद के सामने से, तो अभी हाजिम साहब कह रहे थे कि मस्जिद के सामने से क्यों निकले? अरे क्यों नहीं निकले भाई? मस्जिद क्या पाकिस्तान में है? यही बात ममता बनर्जी जी कह रही है। मैं जवाब दे रहा हूँ जी। देखिए, इसका जवाब सबसे बड़ा ये है कि आपकी इस डिबेट के अंदर आपको मिला के 5 पैनलिस्ट हैं, और आपने जिसने इसका जवाब देना उसे बिठा ही नहीं रखा। आपने एक मुसलमान बिठा दिया, एक कांग्रेस से बिठा दिया, एक एनसीपी से बिठा दिया, एक डीजीपी बिठा दिए। जवाब क्या हम चारों देंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में संवेदनशील इलाके नहीं है बीजेपी में, क्योंकि बीजेपी देखिए आप लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मामला है। पढ़े लिखे आदमी है आप, लेना है उनसे बुलाया नहीं जाता। चंद्रमोहन जी, आप पढ़े लिखे आदमी है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मामला है, ये कोई देश का मामला नहीं है। अगर मैं तो ममता के प्रवक्ता को बात कर रहा था, लेकिन वो आने को तैयार नहीं हुए क्योंकि उनको अपनी दीदी के खिलाफ बोलना पड़ता। इस देश के अंदर जैसे परिवार के अंदर एक माता पिता होते हैं, उसी तरह से देश के अंदर देश का प्रधानमंत्री सब कुछ होता है। तो उनकी सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनको जवाब देना चाहिए कि उनके 2 साल के जब चंद्रमोहन जी, ये लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मामला होता है। राजस्थान में अगर लॉ एंड ऑर्डर अगर खराब होता है तो वहां के सरकार को जवाब देना होता है। वेस्ट बंगाल में अगर खराब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती है तो वहां ममता को जवाब देना होगा, ना कि मोदी को। आप लोग सब चीज को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, जवाब देने की कोशिश आप नहीं कर रहे। हमारे साथ बहुत देर से महेश चंद्र द्विवेदी जी बैठे हुए हैं, एक्स डीजीपी हैं, और मुझे लगता है कि संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों के बीच में जो अंतर है या क्षेत्र को क्यों घोषित करना पड़ता है, डीजीपी साहब से ज्यादा अच्छी तरह से नहीं जानते होंगे। डीजीपी एक मिनट जरा, एक्स डीजीपी हैं महेश चंद्र द्विवेदी जी हैं, मेरे ख्याल से अपने अनुभव से जो बताएंगे हमारे और आपके लिए बड़ा ही इंफॉर्मेटिव होगा। मुझे लगता है कि द्विवेदी जी को एक बार मौका देना चाहिए। सर, एक चीज बताएं कि जब किसी इलाके को हम कहते हैं कि ये संवेदनशील है या ये अति संवेदनशील है, तो प्रशासन को जो इनपुट है वो कहां से आता है और किस आधार पे प्रशासन ये तय करती है कि ये इलाका जो है अब संवेदनशील है और ये अति संवेदनशील है? क्या फर्क पड़ता है? किस मानक पे आप तय करते हैं? कसौटी क्या होती है? नियम ये है कि जो परंपरागत जुलूस निकलते रहते हैं और जिस रूट से निकलते हैं उनको यथावत इजाजत दी जानी चाहिए। अगर कोई एतराज करता है तो उस एतराज को न मानते हुए, परंतु अगर कोई नया जुलूस निकल रहा है या कोई जुलूस नया रूट ले रहा है तो उस स्थिति में और किसी को एतराज है, किसी पार्टी को एतराज है, तो उस विषय में
ये देखना पड़ता है कि क्या ये सामान्यता बिना शांति भंग किए हुए जुलूस निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा। अगर शांति भंग की आशंका है तो उसको संवेदनशील या अति संवेदनशील उसके अनुसार ही घोषित कर दिया जाता है। तो ये असेसमेंट तो जिला पुलिस और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पर होता है कि ये इलाका अति संवेदनशील है या संवेदनशील है। मैं नहीं समझता कि समस्त मुस्लिम बहुल इलाकों को संवेदनशील का दिया जाए, ये सही नहीं होगा। ये सब निश्चित करना पड़ता है अलग अलग क्षेत्र में और अलग अलग प्लेसेस पर। परंतु ये सत्य है कि दो बातें हैं। एक तो ये कि राजनीति बीच में जब आ जाती है तो वोट के लिए बहुत से नेतागण, चाहे वो इस साइड के हो चाहे उस साइड के हो, इसको भड़काने का प्रयत्न करते हैं और राजनीतिक लाभ लेने का प्रयत्न करते हैं। दूसरी बात ये भी मैंने देखी, मैं लखनऊ का एसएसपी रह चुका हूँ। उन दिनों जब मैं एसएसपी था तो यहाँ शिया और सुन्नी के झगड़े हुआ करते थे, हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं था। और शिया के जुलूस ज्यादातर निकलते थे और सुन्नी एतराज करते थे। क्योंकि शिया नवाब थे, रह चुके थे, उन्हीं के जुलूस ज्यादातर थे, तो सुन्नी एतराज किया करते थे। जबकि एतराज करने का बहुत कुछ कारण नहीं हुआ करता था। तो कुछ ऐसा भी है कि राजनीति और धर्म का घालमेल अवश्य है, और चाहे कोई माने या ना माने, इस्लाम में ज्यादा है ये। इसमें डिफरेंस राजनीति और उसमें धर्म में, मजहब में अंतर करना बड़ा मुश्किल है। तो उस वजह से भी यहाँ बहुत से जुलूस जो निकलते थे और झगड़े होते थे, फिर बाद में सब जुलूस बंद कर दिए गए, बहुत साल बंद रहे, तो 20 साल करीब, तब ये झगड़े समाप्त हुए शिया और सुन्नी के। तो दोनों ही बातें हैं। एक तो सामान्य व्यक्ति चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो शांति से रहना चाहता है, एक दूसरे से प्रेम से रहना चाहता है, लेकिन दोनों में कुछ न कुछ असामाजिक तत्व होते हैं। और कुछ माइंडसेट, जो आपने बात कही, मैं कुछ जरूर एग्री करूंगा कि कुछ माइंडसेट ऐसे लोगों का है कि या तो उन्हें झगड़ा कराना है या उन्हें अपना वर्चस्व स्थापित रखना है। तो वर्चस्व की लड़ाई बहुत ज्यादा कर देते हैं, तभी ये झगड़े होते हैं और इलाके संवेदनशील घोषित करने पड़ते हैं, जुलूसों को रोकना पड़ता है। और अगर कोई शासन ही राजनीति में बढ़ के किसी पक्षपात करने लगे तो वो बात और ज्यादा बढ़ जाती है। अब ये लेकिन ये हर स्थान पर अलग अलग इस पर विचार करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज जोरी जी, आपने कहा कि ज्यादातर वैसे इलाके जो है जो संवेदनशील हैं वो मुस्लिम बहुल इलाके हैं। क्या ये क्योंकि एतराज जब हिंदुओं के जुलूस निकलते हैं तो मुस्लिम एतराज करता है, या मुस्लिम के जुलूस निकलते हैं तो हिंदू भी एतराज कर सकता है। लेकिन देखा ये गया है कि पता नहीं क्यों, जैसे 1980 में दंगा हुआ था तो मुरादाबाद में एक सूअर चला गया नमाज पढ़ते वक्त नमाजियों के उसमें मस्जिद में, तो इसी बात दंगा कर दिया गया और पूरी स्टेट में दंगा हो गया। तो ऐसी चीजों में कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, अधिक सेंसिटिव है, और वो सेंसिटिविटी कम करनी होगी, तब सामान्य ढंग से ये चीजें हो पाएंगी। यही नहीं, दूसरे स्थानों पर भी देखा गया कि बहुत ही छोटी बात पर बड़ा करके और उसको बढ़ा दिया गया और निकाला गया। लेकिन ऐसा नहीं कि हिंदू नहीं है, हिंदुओं में भी ऐसे लोग हैं, परंतु इस्लाम में ठीक है सर, बिल्कुल इस्लाम में ज्यादा है। मैंने भी कहा कि ज्यादातर, कुछ लोग किसी में भी हो सकते हैं, दूसरे कम्युनिटी के भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो शिकायतें हैं संवेदनशील क्षेत्र का, मैं अभी डेटा देख रहा था, हमारे ऊपर में भी चल रहा है, ये जो डेटा है उसमें 95% जो है वो तो सारे मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। यानी आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अगर कोई हिंदू परिवार रह रहा है, हिंदू समाज रह रहा है, तो उसका तो जीवन दुभर है वहां पे। आप वहां पर ना होली मना सकते हैं, ना वहां दीपावली के पटाखे फोड़ सकते हैं आप, ना कोई शोभा यात्रा निकाल सकते हैं। निकालेंगे तो आपको इजाजत लेनी होगी, इजाजत लेनी होगी आपके अपने पड़ोसियों से, जो कि दावा करते हैं कि हिंदू मुस्लिम जो है पूरे एकता के लिए वो करते हैं, गंगा जमनी तहजीब को हम बढ़ावा देते हैं, उनसे आपको इजाजत लेनी होगी। प्रशासन की इजाजत तो है बाद में आएगी, लेकिन पहले आपको अपने पड़ोसी से इजाजत लेनी होगी कि क्या मैं दीपावली में अपने घर में दिए जलाऊं या ना जलाऊं। मुझे लगता है कि ये जो चीज है, जो संवेदनशील क्षेत्र और अति संवेदनशील क्षेत्र के नाम पे जो ये इस तरीके से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और देश में पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है, उसका विरोध है और हम उसका विरोध चाहते हैं कि इस पे सरकार करे। और जब पॉलिटिकल लोग, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, चाहे अखिलेश यादव या जो
राजस्थान के जो मुख्यमंत्री वो जब आकर के इस तरीके की बातें करते हैं कि ये मुस्लिम बहुल इलाके थे, मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा नहीं निकलनी चाहिए, तो अंदर से दुख होता है कि ये भारत है और जिस भारत में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सभी हैं, तो आप क्या मस्जिद के बाहर से शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे? आप जब मंदिर के सामने से जब निकल सकता है तजिया का जुलूस, किसी ने कोई पत्थर नहीं फेंकी, कभी भी कोई घटना इतिहास में दर्ज नहीं है कि जब मंदिर के सामने से तजिया का जुलूस निकलता है तो किसी ने कोई पत्थर फेंकी हो। लेकिन मस्जिद के सामने से जब शोभा यात्रा निकलती है तो ऐतराज जताया जाता है। हाजी साहब भी ऐतराज जता रहे हैं कि अब सामने से क्यों निकली। हाजी साहब, इसको लेकर के क्या परेशानी है? क्या वो भारत नहीं है क्या? जहां पर मस्जिद है जिस इलाके में, तो क्या वो भारत के बाहर है? वो पाकिस्तान है क्या? क्या होता है मस्जिद में ऐसा कि सामने से निकलने भी देना नहीं चाहते हैं? आप नहीं चाहते कि कोई मस्जिद में झांक करके देखे? क्या करते हैं मस्जिद में आप? कौन सी ऐसी गतिविधि है कि जो नहीं देखना है दूसरे समुदाय को? कि आप जाए, मगर लेकिन उसका भी एक नियम कानून होता है। आप खुलेआम शस्त्रों को लहराते, वहां आप डीजे की इतनी तेज आवाज बजाते। अगर आपको मस्जिद के अंदर ही आना है तो आप आइए मस्जिद में, इबादत कीजिए, किसी ने आपको रोका नहीं है। आपको साल में 365 दिन में एक दिन डीजे बजता है, आपको परेशानी होती है, और 365 दिन आप लाउड स्पीकर से जो अपनी बात पूरे समाज को सुनाते हो, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। साउंड से परेशानी है तो मस्जिद पे होने वाले अजान के लिए माइक हटाओ वहां से, क्यों लगाते हो माइक पे? मुकेश जी ये बताइए, खुलेआम शस्त्रों को लहराया जाएगा मस्जिद के आगे? अरे वो तो प्रशासन इजाजत दे रही है ना, वो हमारी परंपरा है, हम शस्त्र की पूजा करते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ शस्त्रों की पूजा होती है, वो हमारी परंपरा का हिस्सा है। के आगे आप खुलेआम शस्त्रों को लहरा के वो अरे उस शस्त्रों से कभी वार किया क्या आप पे? उन शस्त्रों से कभी क्या अटैक किया गया? उन शस्त्रों का इस्तेमाल कभी कोई लड़ाई झगड़ा, किसी की हत्या की गई क्या उससे? सब बिहार के अंदर मस्जिद के अंदर आगजनी कैसा हुई, वो प्रतिक्रिया थी, क्योंकि उसी मस्जिद से शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई थी। और आज जो बिहार में हुआ, अब उस मस्जिद से कभी पत्थर नहीं फेंके जा सकेंगे। तो कैसे मस्जिदों को बदनाम किया जा रहा? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब ये जांच पड़ताल होगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा सर। अरे हाजी साहब, अभी आइए, आप हमारे पास आइए, मैं आपको वो वीडियो भी दिखा दूंगा। मैं टेलीविजन पे नहीं दिखाता हूं, वही संवेदनशील और अति संवेदनशील वाला मुद्दा है। मेरे पास वो वीडियो भी है हाजी साहब, जो मस्जिद से पत्थर फेंके जा रहे हैं, वो वीडियो भी है। मैं दिखा नहीं सकता टेलीविजन पे, लेकिन आप आइए हमारे पास, हमारे ऑफिस, मैं वो वीडियो दिखा दूंगा, क्योंकि उसको मैं व्हाट्सएप पे आपको फॉरवर्ड भी नहीं कर सकता। मुकेश जी, बिल्कुल आऊंगा आपके ऑफिस में, एक दिन मैं जरूर आऊंगा आपके ऑफिस में। जो आप ये बातें करें वो बिल्कुल देखो, लेकिन मस्जिद के अंदर से हमेशा शांति का पाठ पढ़ाया जाता है, वहां एक अच्छा संदेश दिया जाता है। और जब ये एक माहौल, जो कुछ असामाजिक तत्व है, वो मंदिर और मस्जिद के बीच में जो एक खाई पैदा करते हैं, जो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए मस्जिद पे हमला भी करते हैं और हिंदू भाइयों को एक नफरत का माहौल भी पैदा करते, ये सब क्या? इसमें हमारे शासन प्रशासन को कड़ी नजर रखनी चाहिए। इसमें एक समुदाय को टारगेट करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि असामाजिक तत्वों का कभी भी ना धर्म होता है ना मजहब होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक नफरत का माहौल देश के अंदर बनाते हैं, ताकि मस्जिदों के अंदर जाके आग लगाए, कुरान शरीफ जलाए। ये सब क्या है? मुझे बड़ा दुख हुआ कि मस्जिद के अंदर जाके आग लगाए, कुरान शरीफ जलाए, मेरे ग्रंथों को कुरान शरीफ नहीं जलाया गया, आप बेकार की आग ना लगाएं वहां पे। कुरान शरीफ नहीं जलाई गई वहां पे, आग जरूर लगाइए, कुरान शरीफ नहीं जलाया किसी ने। आप जो है, आप भड़काने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को, बिल्कुल भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कोई कुरान शरीफ नहीं जलाया गया वहां पे, मस्जिद में आग लगाई थी, जो प्रतिक्रिया थी, पत्थर फेंके जाने की प्रतिक्रिया थी। आपको गलत जानकारी है, आपके पास जानकारी नहीं है हाजी। आप नाजिम साहब, आप चुप रहिए सर। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं तो आप गलत जानकारी, बिल्कुल गलत जानकारी है। हमारे पास पूरे लोग हैं वहां पे, चप्पे चप्पे पे हमारे रिपोर्टर है वहां पे, एक मिनट की खबर आ रही है मेरे पास। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। कोई कुरान शरीफ नहीं जलाई गई, कोई कुरान शरीफ नहीं जलाई गई है। आप भड़काने की बात ना करें। मैं बृजमोहन श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगा। बृजमोहन जी पास है फोटो और वीडियो, ठीक है, आप दिखाइएगा, आप आ जाइए मेरे पास, मैं अपने दिखाऊंगा, आप अपने दिखाना मुझे। बृजमोहन जी, बृजमोहन जी, क्या आपको लगता है ये जो सारी चीजें हैं, इसके पीछे में कहीं ना कहीं राजनीति है? ममता बनर्जी जैसी जो नेता है, जब वो कहते हैं कि जब शोभा यात्रा मस्जिद के सामने से निकलेगी तो ऐसा ही होगा, क्या आपको लगता है कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं, राजनीतिक जो नेता हैं, उन लोगों को भी संयम बरतना चाहिए और ये सारी जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है, और वो ऐसा जानबूझ करके वोट बैंक की राजनीति के कारण तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? मुकेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 8-9 साल में इस देश के लोगों में टॉलरेंस कम हो गया है, सहनशीलता कम हो गई,
और शायद इसके बढ़ावे के लिए मैं तो भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार मानूंगा कि इस 9 साल में उन्होंने इस बात को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा दिया है। तो आज हालत यह है कि अगर कोई राजनीतिक दल का नेता भी अपने कार्यकर्ताओं को कोई बात बोलता है तो हो सकता है कि शायद वो उनकी विचारधारा या उनके सोच से बाहर होता है, तो वो मानने को तैयार नहीं होते। तो मैं ये देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को अपने 2 प्रवक्ताओं को फ्रिंज एलिमेंट कहना पड़ा था। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की उस विचारधारा के खिलाफ जाके बात कर रहे थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता थे वो लोग। तो मेरी मान्यता इस मामले में यह है कि जो भी राजनीतिक दल हैं उनको इस मामले में बहुत ही गंभीरता के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने संगठन के साथ बैठ के बातचीत करना चाहिए और उनको ये समझाइश देना चाहिए कि ये जो सारा मामला है इसमें हम लोगों को बहुत ही सतर्कता के साथ और हर आदमी की भावनाओं को ध्यान में रख के अपना कार्यक्रम बनाना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए। और इसके लिए खास तौर से मैं जिला प्रशासन के अधिकारियों को जरूर मानता हूं कि वो लोग इस बात के लिए जिम्मेदार है। मुझे मालूम है कि कई बार कहीं अगर इस प्रकार का कहीं कर्फ्यू लगा है या किसी दो समुदाय के बीच में झगड़ा हो गया है, वहां यदि हम लोग जाने की बात करते तो जिला प्रशासन के अधिकारी हम लोगों को वहां पे जाने से रोक देते। जब हम सरकार में थे तो हमारे मंत्रियों को रोका गया है। भोपाल के पास एक जगह रायसेन है, वहां पे 2 दलों में दो समुदाय के बीच बहुत बुरी तरह से झगड़ा हो गया था और उसके कारण वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ था। जिला कलेक्टर ने हमारे जो उस समय तत्कालीन मंत्री थे उनको वहां जाने से रोक दिया कि सर आप यहाँ मत आइए, क्योंकि यहाँ पे नहीं तो जो बिगड़ेगी हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। जब जिला प्रशासन के अधिकारियों के पास इतना अधिकार है कि वो मंत्री को रोक सकते हैं, तो निश्चित रूप से उनको अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिए जिससे समाज में इस प्रकार की घटना ना घटे। देखिए वो अधिकार है, लेकिन अधिकार से ज्यादा उनकी जिम्मेदारी है, और अगर वैसी घटना हुई है तो वो उनकी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। बिल्कुल, मैं एक चीज कह रहा हूं, लेकिन जो सवाल मैंने पूछा था बृजमोहन जी, जवाब उसका नहीं मिला मुझे। मैंने कहा था कि ममता बनर्जी ने जो इस तरीके के बयान दिए कि मस्जिद के सामने से अगर शोभा यात्रा निकलती है तो पत्थरबाजी होगी, इस तरीके की घटनाएं होंगी, इस पे मैं आपकी प्रतिक्रिया चाह रहा था। आप ले देकर के आप बीजेपी की आलोचना कर दिए, ठीक है, आप विपक्ष में हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन ये तो जवाब दीजिए ममता बनर्जी के साथ। हकीकत बात बताई, आदरणीय ममता बनर्जी साहिबा ने जो कहा है वो स्वयं तो वहां मस्जिद पे पहुंची नहीं है। उनको जो जिला प्रशासन ने इनपुट दिया है उसके आधार पर उन्होंने अपनी बात कही है। और मैं सोचता हूँ कि जिला प्रशासन इस बात पे ज्यादा बेहतर, आदरणीय आपके साथ यहाँ पे डीजीपी बैठे हुए हैं, कि जानते हैं कि ऐसे मौके पर इतना अधिकार होता है। इंफॉर्मेशन तो देखो बृजमोहन जी, एक मुख्यमंत्री के पास तो पूरे स्टेट की पूरा तंत्र होता है उनके पास। मुख्यमंत्री के पास बहुत सारी जानकारी होती है, क्या पब्लिक में बोलना है क्या नहीं बोलना है ये उनके विवेक पे डिपेंड करता है। और जो मुख्यमंत्री होते हैं वो पॉलिटिकली अगर बोलने लगे, अगर संवेदनशील क्षेत्र या अपनी संवेदनहीनता जो है वो खत्म कर दे, अपनी संवेदनहीनता दिखाए अपनी बात से, तो मुझे लगता है उसके बाद समस्याएं ज्यादा बढ़ती है। आपने कहा कि भाई जो रिपोर्ट तो आई होगी, जो भी रिपोर्ट है, लेकिन बोलना क्या है ये प्रशासन थोड़ी बताएगा आपको। तो आप मुख्यमंत्री हैं, आप अपनी पार्टी की नेता हैं, और आप अपने पॉलिटिकल एजेंडे के तहत अगर आप कुछ बोल रही हैं तो वो गलत है। मैं इस पे कह रहा था कि आप इसमें कमेंट करें अपना, लेकिन शायद चूंकि सारे विपक्षी दल जो है आप लोग एक साथ इस बंगाल की घटनाओं का समर्थन कर रहे हैं, इसीलिए आप शायद कुछ नहीं बोल रहे हैं, और शायद चंद्रमोहन जी कुछ बोल पाए इस पे। चंद्रमोहन जी, क्या आप भी वही कहेंगे जो बृजमोहन जी बोल रहे हैं? चंद्रमोहन जी, ये मुकेश भाई, ये प्रयोग है या सहयोग, इसी को समझ नहीं पाया हूं कि जब इलेक्शन आने लगते हैं तो उस जगह को दंगा क्यों हो जाता है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, और वहीं पर दंगा क्यों हो जाता है जब जहां से भाजपा का मित्र टूट जाए और वो मित्र साथ छोड़ के किसी और दल के साथ जुड़ जाए, फिर वो मित्र उसका खराब क्यों हो जाता है। और वो मित्र जब तक उसके साथ रहे वो सुशासन बाबू भी कहलाता है, अच्छा तंत्र कंट्रोल करने वाला भी कहलाता है, लेकिन उसका साथ छोड़ते उसके ऊपर सारी कार्रवाई हो जाती है। तो ये भाजपा का प्रयोग है या सहयोग है? आप ठीक देखिए, जब बंगाल के अंदर असेंबली इलेक्शन थे तो बंगाल बड़ा चर्चा में था दंगों के अंदर। आज फिर 24 के मुहाने पे है, बंगाल का राजनीति फिर दोबारा चर्चा में। ठीक उसी तरह से बिहार के अंदर लाल किला क्यों पीछे खड़ा किया गया उस पर चर्चा होती है, फिर दंगा की चर्चा होती है। ठीक वहीं चल जाए औरंगाबाद को बदल देना संभाजी नगर, और संभाजी नगर हो गया तो संभाजी नगर में भी दंगा होना। तो प्रश्न ये खड़ा होता है जो आज की सरकार है कि ये सब प्रयोग है, सहयोग है कि ये किसी प्रयोग के तहत करा जाता है, तो फिर इसका हल सरकार को जवाब देना चाहिए
क्योंकि 2 बार देश की जनता ने उसको चुना है। देश की जनता उससे हर बार चुनने के बाद इस चीज की डिबेट नहीं दो बार मांगती। उनको चुना है, 2 बार आपको रिजेक्ट भी किया है, ये भी साथ में बोलिए। मैं बिल्कुल, समय की जब कमी है, उसको चुना है तो हमें रिजेक्ट किया है। महेश लेकिन चंद्र द्विवेदी जी है, मैं हमने उनसे एक चुना चीज, के आपने बाद एक सवाल पूछा, देश मुझे की लगता है जनता कि ये बात मानती है कि जिसको चुना गया है उसने देश का वातावरण खराब करा है। ठीक है, ये तो क्लियर है। तीसरी बार नहीं चुनेगी भाई, वो तो अगर जनता के भाजपा ऊपर है ना सर, वो तो देश जनता के अंदर ऊपर है। संतुलन नहीं बैठ पा रहा, बिल्कुल। तो भाजपा को जवाब देना पड़ेगा और जवाब मांगा ठीक है, जाएगा। जनता उससे बीजेपी होती देश तो मैं मांगेगा जवाब ले लेता, मेरे पास समय की कमी है। आखिरी कमेंट के लिए मैं द्विवेदी जी के पास जाऊंगा। द्विवेदी जी, क्या जिस तरीके से कहते हैं कि भाई प्रशासन जो है वो इंफॉर्मेशन, वो सूचना जाकर के देती है, वो तंत्र है, तंत्र का एक हिस्सा है, सीएम को सारी सूचनाएं होती है, सीएम को क्या बोलना है, क्या ये भी प्रशासन तय करता है? नहीं, मैं देखिए राजनीति वाली बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि प्रशासन रिपोर्ट देता है और यथासंभव चूंकि उनकी जिम्मेदारी होती है शांति व्यवस्था मेंटेन करने की, तो सही रिपोर्ट देता होगा, मैं समझता हूँ। सामान्यतः ये उम्मीद करनी चाहिए कि सही रिपोर्ट देते होंगे। बिल्कुल, रिपोर्ट के बाद क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये मुख्यमंत्री या राजनेता के विवेक के ऊपर में डिपेंड करता है। लेकिन विवेक से ज्यादा जब राजनीति उस पर हावी हो जाती है, तो अपने राजनीतिक फायदे के हिसाब से जब बयानबाजी शुरू होती है, तो वहीं पर जाकर के समस्या खड़ी हो जाती है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, बृजमोहन श्रीवास्तव जी आपका, और चंद्रमोहन जी आपका, महेश चंद्र द्विवेदी जी आपका, और हाजी नाजिम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और आपने अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जो संवेदनशीलता पे जो चर्चा शुरू हुई थी, ये चर्चा यहीं पे खत्म नहीं होगी, क्योंकि आने वाला जो महीना, ये अप्रैल का महीना है, पूरा महीना प्रशासन के हिसाब से संवेदनशील है, क्योंकि एक के बाद एक जो है हिंदू त्यौहार यहाँ आने वाले हैं। और अगर हिंदू त्यौहार को मनाना है तो आपको मुसलमान समाज से जो है, मुस्लिम समाज से इजाजत लेनी होगी, क्योंकि वो संवेदनशील है। और ये संवेदनशील और अति संवेदनशील जो क्षेत्र है, ये वो क्षेत्र है जहां पर मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है। और जहां पर इनकी आबादी ज्यादा है, यहां पर ये कोई संविधान नहीं मानते, वहां पर कोई कानून नहीं मानते, यहां पर इनकी मनमर्जी चलती है। और इसी मनमर्जी के खिलाफ हमारी ये लड़ाई है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।